हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सेंगर सीक्वेंसिंग मेथड के बारे में। ठीक है, जो ये सेंगर सीक्वेंसिंग मेथड है ये डीएनए सीक्वेंसिंग का ही एक मेथड है जो फर्स्ट जनरेशन डीएनए सीक्वेंसिंग में आता है। ठीक है, अब जो ये सेंगर सीक्वेंसिंग का मेथड है इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज़ करके जो न्यू स्ट्रैंड डीएनए के सिंथेसाइज किए जाते हैं उनको सेपरेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर साइज। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से जो नए स्ट्रैंड सिंथेसाइज करते हैं हम डीएनए पॉलीमरेज को यूज़ करके उनको उनके साइज के बेसिस पे सेपरेट किया जाता है, उसके बाद उनकी सीक्वेंसिंग की जाती है। ठीक है, सो जो ये डीएनए सीक्वेंसिंग का मेथड है, मतलब जो ये सेंगर सीक्वेंसिंग मेथड है, ये बेस्ड है रैंडम इनकॉर्पोरेशन ऑफ चेन टर्मिनेटिंग डाई डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर। ठीक है, मतलब इसमें डीएनए पॉलीमरेज नॉर्मल डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स की बजाय उसमें डाई डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर देता है, जहाँ से चेन जो है डीएनए की वो टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है, मतलब जब डीएनए की रेप्लिकेशन करवाते हैं इसमें, मतलब इन विट्रो रेप्लिकेशन करवाते हैं इसमें डीएनए की, तो इसमें क्या होता है, इसमें डीएनए पॉलीमरेज जो नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स को यूज़ करता है उसमें वो डाई डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स को यूज़ कर लेता है और वहाँ से चेन जो है वो टर्मिनेट हो जाती है। मतलब वहाँ से डीएनए की जो सिंथेसिस है, जो रेप्लिकेशन है, वो स्टॉप हो जाती है। जहाँ पे ये वाला न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा वहाँ पे चेन जो टर्मिनेट हो जाएगी, मतलब डीएनए की जो रेप्लिकेशन है वो वहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, सो जो ये डीएनए सीक्वेंसिंग का जो मेथड है, जो सेंगर सीक्वेंसिंग मेथड जिसको हम बोल रहे हैं, ये इसको डेवलप किया था फ्रेडरिक सेंगर ने विद हिज कलीग्स इन 1977 में। ठीक है, मतलब फ्रेडरिक सेंगर ने अपने कोलीग्स के साथ मिलकर 1977 में इस मेथड को डेवलप किया था। उसके बाद से जो ये सेंगर सीक्वेंसिंग का जो ये मेथड है ये काफ़ी यूज़ में रहा, मतलब 40 ईयर्स तक ये काफ़ी यूज़ में रहा। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे टेक्निक्स डेवलप होती गई उसके बाद जो ये सेंगर सीक्वेंसिंग का मेथड है इसको रिप्लेस कर दिया गया नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग मेथड के साथ। ठीक है, मतलब जो नए मेथड्स आए मार्केट में तो उन्होंने सेंगर सीक्वेंसिंग मेथड को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि जो ये सेंगर सीक्वेंसिंग मेथड है इसमें लार्ज स्केल पर जो जीनोम की सीक्वेंसिंग है वो नहीं हो सकती, इसलिए जो न्यू जनरेशन सीक्वेंसिंग मेथड्स है उनको इनकॉर्पोरेट किया गया और जो ये सेंगर सीक्वेंसिंग मेथड है ये रिप्लेस कर दिया गया नई जनरेशन के सीक्वेंसिंग मेथड के साथ। ठीक है, क्योंकि जो सेंगर सीक्वेंसिंग का मेथड है इसमें 1000 न्यूक्लियोटाइड तक की डीएनए की सीक्वेंसिंग हो सकती है। ठीक है, उससे अगर उससे बड़े हमने किसी जीनोम को सीक्वेंस करना है तो हमें न्यू जनरेशन के सीक्वेंसिंग मेथड्स को यूज़ करना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं है कि जो सेंगर सीक्वेंसिंग का मेथड है इसको यूज़ ही नहीं किया जाता। ठीक है, मतलब ये रिप्लेस हो चुका है नए मेथड्स के साथ, बट इसका यूज़ अभी भी है, क्योंकि स्मॉल स्केल पे अगर हमने किसी प्रोजेक्ट्स में इसको सीक्वेंसिंग मेथड को यूज़ करना है तो उसमें हम सेंगर सीक्वेंसिंग मेथड ही यूज़ करेंगे, क्योंकि स्मॉल स्केल पे जो छोटे छोटे किसी भी सेगमेंट को हमने सीक्वेंस करना होता है तो उसके लिए हम सेंगर सीक्वेंसिंग मेथड ही यूज़ करेंगे, उसके लिए हम लार्ज स्केल के जो मेथड्स हैं उनको यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए जो ये सेंगर सीक्वेंसिंग मेथड है ये अभी भी यूज़ में है। अब जो ये मेथड है ये किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, इसका बेसिक प्रिंसिपल है कि इसमें नए डीएनए के स्ट्रैंड की सिंथेसिस करवाई जाती है। मतलब एक डीएनए का स्ट्रैंड है हमारे पास, टेम्पलेट स्ट्रैंड है, उसके कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड की सिंथेसिस करवाई जाती है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, और जब वो नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस करता है तो उसमें नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स की जगह चेन टर्मिनेटिंग न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो ऐड कर लिए जाते हैं। मतलब बाय मिस्टेक ही हम इसको बोल सकते हैं कि जब उसमें नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड की जगह एक चेन टर्मिनेटिंग न्यूक्लियोटाइड आ गया मान लो, तो जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये उस न्यूक्लियोटाइड को ले लेगा और उसको चेन में ऐड कर देगा, जिससे आगे जो है वो चेन की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी और वहाँ पे ही टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है, सो जो ये सेंगर सीक्वेंसिंग मेथड है इसको 3 स्टेप्स में तोड़ा गया है। पहला स्टेप है चेन टर्मिनेशन, जिसको थर्मल साइक्लिंग रिएक्शन भी बोलते हैं, और दूसरा स्टेप है साइज सेपरेशन, मतलब जब डीएनए के जो स्ट्रैंड की सिंथेसिस हो गई है उसके बाद उसको साइज के बेसिस पे सेपरेट किया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ होता है। तीसरा जो स्टेप है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस। अब इनको साइज के बेसिस पे जब सेपरेट कर लिया जाता है उसके बाद इनकी सीक्वेंसिंग की जाती है और उस सीक्वेंस को रीड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑटो रेडियोग्राफी।
अब सेंगर सीक्वेंसिंग में पहला जो स्टेप है वो है चेन टर्मिनेशन, जिसको थर्मल साइक्लिंग रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें नॉर्मल पीसीआर की तरह ही सारा प्रोटोकॉल होता है, मतलब ये सिमिलर है स्टैंडर्ड पीसीआर की। इसमें चेन टर्मिनेशन मेथड जो है, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, इसमें एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए टेम्पलेट की जरूरत पड़ती है, एक डीएनए प्राइमर की ज़रूरत पड़ती है, और एक डीएनए पॉलीमरेज जो एक एंजाइम होता है डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए जो ज़रूरी होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है, और कुछ डाई डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स की ज़रूरत पड़ती है और कुछ डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स की ज़रूरत पड़ती है। मतलब कुछ नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स की ज़रूरत पड़ती है और कुछ जो चेन टर्मिनेटिंग न्यूक्लियोटाइड्स है उनकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स में और जो चेन टर्मिनेटिंग न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनके बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, मतलब ये एक दूसरे से किस प्रकार अलग है। तो जो ये नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है जो हेल्प करता है चेन की सिंथेसिस में, मतलब चेन इलोंगेशन में जो हेल्प करता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच होकर जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड है वो बॉन्ड क्रिएट करेगा और उस बॉन्ड की हेल्प से वो उसके साथ जुड़ जाएगा। इस प्रकार जो चेन है वो इलोंगेट होती रहेगी। ठीक है। और जो चेन टर्मिनेटिंग न्यूक्लियोटाइड्स हैं, मतलब जो डाई डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उसमें क्या होता है, उनके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता। तो क्या होता है, जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होएगा तो वहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होएगी और उससे आगे जो चेन है वो इलोंगेट नहीं होएगी, और वहीं पे जो चेन है वो उसकी सिंथेसिस टर्मिनेट हो जाती है। मतलब वहीं पे जो नए स्ट्रैंड की हम सिंथेसिस करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पीसीआर, वो वहीं पे रुक जाएगी। ठीक है। सो मैं डायग्राम के थ्रू आपको दिखाती हूँ कि क्या डिफरेंस है नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स में और चेन टर्मिनेटिंग न्यूक्लियोटाइड्स में। जो ये आप देख रहे हैं ये है नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है। अब आपको पता है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनमें एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वाइनिन ये वाले बेसिस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब आपको पता है कि जो नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये इनके अंदर OH ग्रुप होता है। ठीक है। जो ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं इसमें फॉस्फेट ग्रुप भी होता है, इसमें नाइट्रोजनस बेस होता है और इसमें शुगर मॉलिक्यूल होता है। ये तीनों मिलके एक न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन करते हैं। तो जो ये न्यूक्लियोटाइड है ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स के साथ मिलके क्या करता है, चेन के सिंथेसिस करता है। मतलब एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो दूसरे के साथ अटैच होगा विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है। वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है वो जब यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट है तभी उसकी फॉर्मेशन जो है वो पॉसिबल है। ठीक है। क्योंकि इस न्यूक्लियोटाइड का जो OH ग्रुप है ये नेक्स्ट जो न्यूक्लियोटाइड है उसका जो फॉस्फेट ग्रुप है उसके साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और इसी बॉन्ड के थ्रू जो है बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। और अब हम बात करते हैं कि जो चेन टर्मिनेटिंग न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसमें ऐसा क्या है कि वहाँ पे चेन की जो सिंथेसिस है वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है। अब जो ये चेन टर्मिनेटिंग जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता। जब यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा तो ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। यहाँ पे इससे क्या होगा, इससे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी, जिससे जो है चेन इलोंगेशन वहीं पे स्टॉप हो जाएगी जहाँ पे ये वाला न्यूक्लियोटाइड चेन में ऐड हो जाएगा। ठीक है। तो इससे आगे दूसरा कोई न्यूक्लियोटाइड आकर नहीं जुड़ सकता, जिससे क्या होता है जो DNA के स्ट्रैंड की सिंथेसिस है वो वहीं पे स्टॉप हो जाती है जहाँ पे ये वाला न्यूक्लियोटाइड जो है वो चेन में इनकॉर्पोरेट हो जाता है। ठीक है। इसलिए इन न्यूक्लियोटाइड्स को चेन टर्मिनेटिंग न्यूक्लियोटाइड्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये चेन इलोंगेशन को वहीं पे रोक देते हैं जहाँ पे इनकी एडिशन होती है। अब DNA सीक्वेंसिंग का जो ये मेथड है, मतलब जो ये सेंगर सीक्वेंसिंग का मेथड है, इसके लिए जो DNA का सैंपल है उसको 4 सेपरेट सीक्वेंसिंग रिएक्शन में डिवाइड किया गया है। मतलब DNA का सैंपल जो है 4 टेस्ट ट्यूब में डिवाइड कर देंगे और अलग अलग टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, हम अलग अलग जो ये चेन टर्मिनेटिंग न्यूक्लियोटाइड है इसको ऐड करेंगे। उसमें एक टाइप का चेन टर्मिनेटिंग न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा और जो दूसरी टेस्ट ट्यूब है उसमें दूसरा ऐड होगा और जो तीसरी है उसमें तीसरा, और जो फोर्थ टेस्ट ट्यूब है उसमें फोर्थ डाई डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड की एडिशन होगी। ठीक है। अब जो ये DNA सीक्वेंसिंग का मेथड है इसमें 4 सेपरेट सीक्वेंसिंग रिएक्शन में डिवाइड किया गया है इसको, जिसमें क्या होता है कि इस रिएक्शन को कैरी करने के लिए इसमें चारों में से एक सिंगल डाई डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ऐड किया जाता है। किसमें?
अब इस सेंगर सीक्वेंसिंग रिएक्शन को कैरी करने के लिए इसमें चारों डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स में से एक सिंगल टाइप के जो है न्यूक्लियोटाइड को ऐड किया जाता है एक सिंगल टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। मतलब एक टेस्ट ट्यूब में एक टाइप के, दूसरे में दूसरे टाइप के और तीसरे में तीसरे टाइप के, इस प्रकार अलग अलग टेस्ट ट्यूब में अलग अलग टाइप के चेन टर्मिनेटिंग न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड किया जाता है, ठीक है। अब जो ये चेन टर्मिनेटिंग न्यूक्लियोटाइड्स है, इनकी कंसंट्रेशन जो है वो बहुत लो रखी जाती है, ठीक है, ताकि जो डीएनए के जो स्ट्रैंड की हम सिंथेसिस करवा रहे हैं वो अच्छे से चेन ग्रो कर सके, ताकि इनफ साइज के जो फ्रेगमेंट्स है वो सिंथेसाइज हो सके। इसमें क्या होता है, जो ये नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो 100 फोल्ड ज़्यादा रखी जाती है, किससे? चेन टर्मिनेटिंग न्यूक्लियोटाइड्स से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें 4 सेपरेट रिएक्शंस जो है उनकी ज़रूरत पड़ती है। मतलब 4 टेस्ट ट्यूब में अलग अलग टाइप के चेन टर्मिनेटिंग न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड किया जाता है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये वाला न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे ऐड हुआ है और इस वजह से जो है चेन की टर्मिनेशन हुई है, ठीक है। सो इस प्रकार से बहुत सारे थर्मल साइकिल्स परफॉर्म किए जाते हैं। मतलब ये जो साइकिल है ये कई बार दोहराया जाता है। बिलियंस ऑफ फ्रेगमेंट्स तैयार किए जाते हैं। मतलब बिलियंस ऑफ फ्रेगमेंट का मतलब है कि बिलियंस ऑफ डीएनए की टेम्पलेट जो है वो तैयार किए जाते हैं, ठीक है। अब इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को हीट डीनेचर किया जाता है। मतलब इनको हीट टेम्परेचर दिया जाता है, हाई टेम्परेचर दिया जाता है, जिस वजह से क्या होता है, जो डीएनए की डबल स्ट्रैंडेड जो ये स्ट्रैंड होते हैं ये क्या होते हैं, ये अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। मतलब जो डीएनए के स्ट्रैंड हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएंगे और उसके बाद उनको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से अलग अलग किया जाता है। मतलब उनको सेपरेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है साइज सेपरेशन, ठीक है। अब हमने डीएनए के जो फ्रैगमेंट्स हमने तैयार किए हैं, मतलब जो हमने पीसीआर परफॉर्म किया है, अब उन स्ट्रैंड को हमने डीनेचर कर लिया है और उन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के स्ट्रैंड को हमने सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने उसकी साइज सेपरेशन करनी है। मतलब उनको उनके साइज के बेसिस पे उनको सेपरेट करना है, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो ये डिफरेंट साइज के डीएनए फ्रेगमेंट्स हमने तैयार किए हैं, अब हम उनको रन करेंगे कैपिलरी कंटेनिंग जेल में। मतलब हम उनकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएंगे, जिसके बेसिस पे वो अलग अलग हो जाएंगे। अब इसमें किस प्रकार ये जो डीएनए के सेगमेंट है ये एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। इसमें जो स्मॉलर डीएनए के फ्रेगमेंट होंगे वो ज़्यादा जल्दी ट्रैवल करते हैं, मतलब वो फास्टर ट्रैवल करते हैं देन द लार्जर डीएनए फ्रेगमेंट्स, ठीक है। अब जो स्मॉलर डीएनए के फ्रेगमेंट है वो फास्ट ट्रैवल करेंगे तो वो आगे निकल जाएंगे, मतलब वो एंड तक जाएंगे, ठीक है। और जो लार्जर डीएनए के फ्रेगमेंट्स होंगे वो स्लो ट्रैवल करते हैं एज कम्पेयर टू स्मॉलर डीएनए फ्रेगमेंट्स, ठीक है। सो जो लार्जर डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं वो पीछे रह जाएंगे। इस प्रकार जो डीएनए के जो ये सेगमेंट्स हैं, मतलब डीएनए के जो ये फ्रेगमेंट्स हैं, ये सेपरेट हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। जो डीएनए के स्ट्रैंड जो हमने सेपरेट किए हैं, अब उनको विजुअलाइज करने के लिए लेज़र बीम अप्लाई की जाती है। मतलब लेज़र बीम क्या करेगी, ये जो डाई डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास थे उनके कलर के साथ, मतलब ये उनको डिटेक्ट करेगी जहाँ पे वो डाई डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स अटैच हुए हैं, और इस प्रकार से क्रोमेटोग्राम के ऊपर उनका जो सीक्वेंस है, मतलब जो उनकी जो अरेंजमेंट है वो हमें दिखाई देगी। अब नेक्स्ट जो स्टेप है डीएनए सीक्वेंसिंग का वो है डिटर्मिनेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस। अब हमने उनको इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से सेपरेट कर लिया है और लेज़र बीम अप्लाई की है, ताकि हम जो कलर कोड हमने उस पर अप्लाई किया है डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर, तो उस कलर कोड की हेल्प से हम उनको विजुअलाइज कर सकें, ठीक है। अब हम डिटरमाइन करेंगे कि उनकी सीक्वेंस क्या है। मतलब वो अब अरेंज हो गए हैं अपने साइज के बेसिस पे, अब हमने उनकी जो डीएनए की सीक्वेंस है उसको रीड करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो डीएनए के बैंड्स उन्होंने फॉर्म किए हैं, मतलब डीएनए के फ्रेगमेंट्स जो हमने सेपरेट किए, उन्होंने जो डीएनए के बैंड्स फॉर्म किए हैं उनको विजुअलाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है। अब हम उन बैंड्स को विजुअलाइज करने के लिए उसकी ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, जो डीएनए की सीक्वेंस जो है उसको हम डायरेक्टली रीड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो जेल इमेज हमने तैयार की है उसको रीड करने के लिए हम उसकी ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे, ताकि जो डीएनए की सीक्वेंस उसमें प्रेजेंट है उसको हम डायरेक्टली रीड कर सकें, ठीक है। जो डार्क बैंड्स उसमें फॉर्म हुए हैं वो इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे डीएनए का फ्रेगमेंट है,
ठीक है। जो ये अलग अलग टेस्ट ट्यूब का जो हमने सैंपल लोड किया था इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल में, उनके बेसिस पे ही हम डीएनए की जो ये स्ट्रैंड्स हैं, मतलब डीएनए की जो फ्रेगमेंट्स हैं, उनको विजुअलाइज करेंगे, उनको रीड करेंगे, ठीक है। इसकी जो सिक्वेंसिंग है वो फ्रॉम बॉटम टू टॉप की जाती है, मतलब इसकी सिक्वेंसिंग करने के लिए हम स्मॉलर सेगमेंट से रीड करना स्टार्ट करेंगे और लार्जर फ्रेगमेंट की तरफ जाएंगे, ठीक है। अब जो ये डीएनए का सिक्वेंसिंग मेथड है, मतलब जो ये सेंगर सिक्वेंसिंग का मेथड है, इसको कुछ इस तरह से परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक टेम्पलेट की, प्राइमर की और डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स की, मतलब जो चेन टर्मिनेटिंग न्यूक्लियोटाइड्स है, और नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स की, ठीक है। अब क्या होगा, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, मतलब उसकी हम पीसीआर करेंगे, तो पीसीआर करने के लिए क्या होता है, जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट होता है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके साथ प्राइमर अटैच किया जाता है, ठीक है। अब प्राइमर अटैच हो गया, उसके बाद वो डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से जो न्यूक्लियोटाइड्स उसको मिल रहे हैं उसको वो ऐड करना स्टार्ट कर देगा और इस प्रकार नए डीएनए के स्ट्रैंड की सिंथेसिस करेगा, ठीक है। सो इस प्रकार से नया डीएनए का स्ट्रैंड है वो सिंथेसाइज होता है। सो क्या होता है, जैसे कि ये डीएनए का स्ट्रैंड है, मान लो हमारे पास ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था बट हमने इसको सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमें इसकी सीक्वेंस तो पता नहीं है। आपको पता है जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो 5 to 3 प्राइम एंड में ही डीएनए की सिंथेसिस करता है, मतलब वो जो डीएनए का स्ट्रैंड जो सिंथेसाइज करेगा वो 5 प्राइम to 3 प्राइम एंड की तरफ ही सिंथेसाइज कर पाएगा, ठीक है। सो अब हमने क्या करना है, हमें इसकी सीक्वेंस तो पता नहीं है। कई बार क्या होता है, हमें स्टार्टिंग की सीक्वेंस पता होती है तो वहाँ पे तो इजी हो जाता है उसके साथ प्राइमर अटैच करवाना, बट अगर हमें इसकी सीक्वेंस नहीं पता तो हम क्या करेंगे, इसमें हम आर्टिफिशियल सीक्वेंस तैयार करेंगे। मतलब जिस प्रकार ये प्राइमर होता है ये भी एक सीक्वेंस ही होती है, ये कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होती है स्ट्रैंड की, तो इसी प्रकार हम यहाँ पे भी एक सीक्वेंस तैयार करेंगे और उसको इसके साथ अटैच करवा देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब वो सीक्वेंस यहाँ पे अटैच हो गई, अब उसके कम्प्लीमेंट्री हम प्राइमर तैयार करेंगे। अब हमें ये सीक्वेंस तो हमें नोन है, मतलब ये सीक्वेंस हमें पता है, तो इसके कम्प्लीमेंट्री हम प्राइमर तैयार करेंगे और यहाँ पे अटैच कर देंगे, ठीक है। मतलब इसके कम्प्लीमेंट्री प्राइमर यहाँ पे आकर जुड़ गया और इसके बाद आगे का जो स्ट्रैंड है वो सिंथेसाइज करेगा डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो इस प्रकार से डीएनए के स्ट्रैंड की सिंथेसिस होती है। तो डीएनए की स्ट्रैंड की सिंथेसिस के लिए क्या होता है, मतलब इसमें नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स की एडिशन होती है। ये जो आप देख रहे हो इसमें नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहे हैं और उसके साथ साथ इसको प्रोवाइड करवाई जाती हैं डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब जो चेन टर्मिनेटिंग न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको भी इसको प्रोवाइड करवाया जाता है, ताकि ये जहाँ पे भी ये वाला न्यूक्लियोटाइड इसमें ऐड होगा वहाँ से चेन जो है वो टर्मिनेट हो जाए, मतलब वहीं पे वो चेन की सिंथेसिस है वो रुक जाए, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये जो प्राइमर है ये यहाँ पे अटैच हो गया और आगे डीएनए पॉलीमरेज ने मतलब डीएनए के स्ट्रैंड के सिंथेसिस स्टार्ट कर दिए, ठीक है। अब उसने एक न्यूक्लियोटाइड बेस यहाँ पे ऐड किया था, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे चेन टर्मिनेटिंग न्यूक्लियोटाइड आ गया। अब क्या हुआ, वो उसने ऐड कर दिया और इससे आगे तो इसके पास OH ग्रुप नहीं है, तो आगे के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो ऐड नहीं हो पाएंगे और यहीं पे चेन जो है वो टर्मिनेट हो गई। और इसी प्रकार दूसरे जो स्ट्रैंड है उसमें भी इस प्रकार से दूसरा नाइट्रोजनस बेस आया, वो वहाँ पे अटैच हो गया और वहाँ पे जो चेन वो टर्मिनेट हो गई, ठीक है। और इस प्रकार बहुत सारे मतलब बिलियंस ऑफ फ्रेगमेंट्स तैयार कर लिए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ इन विट्रो पीसीआर। मान लीजिए हमारे पास ये वाला डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है। इस डीएनए के स्ट्रैंड को हमने रेप्लिकेट करवाना है, मतलब इस डीएनए के स्ट्रैंड की हमें सिक्वेंसिंग करनी है, ठीक है। सो हमारे पास मतलब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, हमने उसको क्या किया, हमने उसको डीनेचर करवाया, उसको सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब हमने एक टेम्पलेट ले लिया, मतलब एक स्ट्रैंड जो है डीएनए का उसको उठा लिया। अब हमें पता है कि जो दूसरा जो स्ट्रैंड है वो उसके कम्प्लीमेंट्री होगा, ठीक है। मतलब एक स्ट्रैंड हमने ले लिया, अब उसकी हम रेप्लिकेशन करवाएंगे, ठीक है। मतलब एक डीएनए के स्ट्रैंड की हमें सीक्वेंस पता चल गई तो उसके अपोजिट जो स्ट्रैंड होता है, मतलब उसका जो कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है उसकी सीक्वेंस हम अपने आप पता कर लेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, जो डीएनए का जो ये स्ट्रैंड है, मतलब जो ये स्ट्रैंड हमारे पास है, इसकी सिक्वेंसिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके
लिए हमें प्राइमर की ज़रूरत पड़ेगी, डीएनए पॉलीमरेज की ज़रूरत पड़ेगी, और कुछ नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ चेन टर्मिनेटिंग न्यूक्लियोटाइड की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सो हमें इसकी सीक्वेंस नहीं पता। अगर हमें इसकी सीक्वेंस पता है किसी भी साइड से तो हम इजीली यहाँ पे प्राइमर ऐड कर सकते हैं। अगर हमें इसकी सीक्वेंस नहीं पता तो हम क्या करेंगे, इसमें हम आर्टिफिशियली एक सीक्वेंस तैयार करेंगे और उसको यहाँ पे अटैच करेंगे और उसके कम्प्लीमेंट्री प्राइमर तैयार करेंगे, और वो प्राइमर क्या करेगा, वो उसके साथ अटैच हो जाएगा और वहाँ से वो न्यू डीएनए के स्ट्रैंड के सिंथेसिस स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है इसके लिए हम क्या करेंगे, मतलब जो ये डीएनए का स्ट्रैंड है इसकी पीसीआर करने के लिए हम इसमें क्या क्या यूज़ करेंगे। ठीक है, एक प्राइमर हो गया, हमें ये नॉर्मल जो है न्यूक्लियोटाइड्स है ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ये ऐड करवाएंगे, और इसके साथ साथ चेन टर्मिनेटिंग न्यूक्लियोटाइड्स की एडिशन करवाएंगे, ताकि जो जब ये वाले न्यूक्लियोटाइड्स इसमें ऐड हो वहाँ पे चेन टर्मिनेट हो जाए। ठीक है, सो इसकी हेल्प से क्या होगा, हमारे पास कुछ इस तरह की सीक्वेंस तैयार होगी। ठीक है, मतलब बहुत सारे जो है बिलियंस ऑफ फ्रेगमेंट्स तैयार हो जाएंगे। अब उन बिलियंस ऑफ फ्रेगमेंट को हम क्या करेंगे, उनको हम साइज के बेसिस पे सेपरेट करेंगे, मतलब उनकी हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएंगे। अब हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवा ली तो उसमें क्या हुआ, जो डीएनए के सेगमेंट हमें मिले उनको हमने साइज के बेसिस पे सेपरेट कर लिया। ठीक है, जिस प्रकार ये सबसे लंबा है, उससे छोटा, ये उससे छोटा, इस प्रकार साइज के बेसिस पे हमने डीएनए के फ्रेगमेंट को जो है सेपरेट कर लिया है। ठीक है, अब जो ये डीएनए के फ्रेगमेंट है ये अलग अलग लेंथ के किस प्रकार सिंथेसाइज होते हैं, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मान लीजिए हमने यहाँ से जो है वो डीएनए की सिंथेसिस स्टार्ट की, मतलब यहाँ से डीएनए को रेप्लिकेट करना स्टार्ट किया, ये जी है, जी के जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो यहाँ पे सी ऐड होगा। ठीक है, यहाँ पे सी ऐड हो गया, उसके बाद यहाँ पे ए के कम्प्लीमेंट्री टी ऐड होगा और सी के कम्प्लीमेंट्री जी ऐड होगा। इस प्रकार जो इसके जो कम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेसिस है वो ऐड होंगे। ठीक है, अब जब डीएनए पॉलीमरेज ने यहाँ से डीएनए का स्ट्रैंड सिंथेसाइज करना स्टार्ट किया तो उसने एक नाइट्रोजनस बेस ऐड किया था। ठीक है, और उसके बाद जब दूसरा नाइट्रोजनस बेस उसने ऐड करना था तो उसको यहाँ पे कौन सा नाइट्रोजनस बेस मिल गया, उसको मिल गया ये वाला चेन टर्मिनेटिंग। ठीक है, और यहाँ पे चेन टर्मिनेटिंग न्यूक्लियोटाइड जो है वो ऐड हो गया। तो क्या होगा, इससे आगे जो है डीएनए के स्ट्रैंड की सिंथेसिस नहीं होगी, मतलब जो डीएनए की सिंथेसिस है वो यहीं पे रुक जाएगी। ठीक है, अब मान लो इसमें जो थाइमाइन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया तो यहीं पे इसकी जो टर्मिनेशन है वो हो जाएगी, मतलब इसके आगे जो है स्ट्रैंड सिंथेसाइज नहीं होगा। अब सेकंड केस में क्या होगा कि अगर इसके पास ग्वेनिन कंटेनिंग जो है चेन टर्मिनेटिंग न्यूक्लियोटाइड आ जाता है तो ये क्या करेगा, यहाँ से डीएनए के स्ट्रैंड की सिंथेसिस करेगा, और जब ये यहाँ पे आता है तो मान लीजिए इसके पास चेन टर्मिनेटिंग न्यूक्लियोटाइड आ गया तो यहाँ पे इसने चेन टर्मिनेटिंग जी ऐड कर दिया। ठीक है, अब इससे आगे जो है चेन सिंथेसिस नहीं होगी। और इसी प्रकार जो है, जो अगर नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड की जगह चेन टर्मिनेटिंग न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाता है तो जहाँ पे वो चेन टर्मिनेटिंग न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा उससे आगे डीएनए के स्ट्रैंड की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। इस वजह से हमारे पास जो है ये अलग अलग साइज के डीएनए के फ्रेगमेंट मिलते हैं। ठीक है, अब हमने इनको साइज के बेसिस पे सेपरेट कर लिया है, मतलब जो लार्जर फ्रेगमेंट है वो पीछे रह जाएंगे और जो स्मॉलर फ्रेगमेंट है वो आगे निकल जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये साइज के बेसिस पे जो डीएनए के फ्रेगमेंट है वो सेपरेट हो चुके हैं। अब हम इनको विजुलाइज करने के लिए हम यहाँ से लेज़र बीम अप्लाई करेंगे। अब जो ये लेज़र बीम हम अप्लाई कर रहे हैं इसके बाद क्या होगा, जो ये अलग अलग कलर कोड के, मतलब मैंने आपको दिखा रखे हैं बैंड्स, ये क्या करेंगे, ये इस तरह से फोटो मल्टीप्लायर में इस तरह से क्या करेंगे, ग्राफ बना लेंगे, मतलब इस तरह से ग्राफ बनाएंगे। अब इसकी सीक्वेंसिंग के लिए क्या करेंगे, हम इसके बॉटम से जो है डीएनए की सीक्वेंसिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब इनकी सीक्वेंसिंग के लिए हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि ये वाला जो कलर कोड है ये हमने किसको दिया है, ये हमने मतलब जो थाइमाइन की कम्प्लीमेंट्री जो नाइट्रोजनस बेस है मतलब एडिनाइन को दे रखा है। ठीक है, और ये वाला कलर कोड जो है ये हमने साइटोसिन को दे रखा है। इसी प्रकार जो अलग अलग कलर कोड हमने दे रखे हैं, हमें पता है कि कौन सा जो चेन टर्मिनेटिंग न्यूक्लियोटाइड है उसका कौन सा कलर कोड है, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, इन डीएनए के फ्रेगमेंट्स की सिक्वेंसिंग करेंगे। ठीक है,
अब यहाँ पे जो सबसे छोटा जो सेगमेंट है, मतलब मैंने आपको पीछे भी थ्योरी में बताया कि हमने इसकी सीक्वेंसिंग करनी होती है तो हम इसको बॉटम से टॉप की तरफ रीड करते हैं, ठीक है। अब जो सबसे छोटा जो फ्रेगमेंट हमारे पास रिसीव हुआ, अब इसकी जो यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस है वो है ए, ठीक है। मतलब जो थाइमाइन है, ये थाइमाइन है, इसकी कम्प्लीमेंट्री यहाँ पे है ए, ठीक है। अब ये दूसरा है, यहाँ पे भी ए है, और जो ये वाला कलर कोड है ये हमने साइटोसिन को दे रखा है। ये वाला कलर कोड है ये अगेन हमने एडिनाइन को दे रखा है। ये वाला कलर कोड है हमने ग्वाइनिन को दे रखा है। इस प्रकार से हमने सबको अलग अलग कलर कोड दे रखे हैं और उसके बेसिस पे हम इसकी सीक्वेंसिंग करेंगे, ठीक है। अब हमें पता है कि ये यहाँ पे जो ये डीएनए का सबसे छोटा फ्रेगमेंट है, यहाँ पे सिंगल न्यूक्लियोटाइड है, वो है ए। और जो ये दूसरा है, यहाँ पे टर्मिनेट हुआ है, वहाँ पे भी ए ही है। और यहाँ पे जो चेन टर्मिनेट हुई है वहाँ पे सी है, यहाँ पे जो चेन टर्मिनेट हुई है यहाँ पे ए है। इस प्रकार से हम इसकी पूरी सीक्वेंस पता कर लेते हैं। बट जो डीएनए के ओरिजिनल स्ट्रैंड की सीक्वेंस होती है वो पता नहीं लगती है, इसमें इसके कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस का पता किया जाता है, ठीक है। मतलब ये जो स्ट्रैंड है, इसके जो कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो सिंथेसाइज होगा उसकी सीक्वेंस हमें पता चल गई। अब उस सीक्वेंस को पता करके हमने इस सीक्वेंस के बारे में पता लगा लिया। ये तो ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है कि एडिनाइन की कम्प्लीमेंट्री थाइमाइन होता है और साइटोसिन की कम्प्लीमेंट्री ग्वानिन होता है। इसी प्रकार सारे जो नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में हमें पता है कि इसके कम्प्लीमेंट्री ये वाला होता है। तो हम इसकी कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को पता करके इसकी ओरिजिनल सीक्वेंस को पता कर सकते हैं, ठीक है। सो इस प्रकार से जो सैंगर सीक्वेंसिंग का ये मेथड है ये इस प्रकार से काम करता है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि इसके कौन कौन से के फीचर्स हैं। अब जो ये सैंगर सीक्वेंसिंग का मेथड है इसके बहुत सारे के फीचर्स हैं, जैसे कि इसमें डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड किया जाता है, ठीक है। मतलब डीएनए के सिंथेसिस के लिए इसमें चेन टर्मिनेटिंग न्यूक्लियोटाइड्स को यूज़ किया जाता है, जिससे उनकी एडिशन की वजह से जो है चेन टर्मिनेट हो जाती है। दूसरा है कि इसमें डीएनए सिंथेसिस रिएक्शन के लिए 4 सेपरेट टेस्ट ट्यूब को यूज़ किया जाता है, ठीक है। और तीसरा है कि इसमें ये अलग अलग साइज़ के डीएनए के फ्रेगमेंट्स तैयार करता है और उनको साइज के बेसिस पे सेपरेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। अब हमें पता होता है कि जो ये चेन टर्मिनेटिंग न्यूक्लियोटाइड्स हमने ऐड किए हैं ये हमें पता होते हैं क्योंकि हमने इनको अलग अलग कलर कोड दे रखे हैं। इसकी वजह से हम डीएनए के फ्रेगमेंट को इजीली सीक्वेंस कर सकते हैं, ठीक है। सो जो लास्ट बेस होता है हर डीएनए के फ्रेगमेंट का वो नोन होता है, ठीक है। ये इसके कुछ के फीचर्स थे। अब हम बात करते हैं कि जो ये सैंगर सीक्वेंसिंग मेथड है इसके क्या क्या एडवांटेजेस है, ठीक है। सो जो ये सैंगर सीक्वेंसिंग का मेथड है इसको यूज़ करना बहुत ईजी है, बहुत ही सिंप्लीफाइड डीएनए सीक्वेंसिंग है क्योंकि इसमें चेन टर्मिनेटिंग न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसकी कौन सी डिसएडवांटेजेस है, इसके कौन से ड्रॉबैक्स हैं। सो इसकी डिसएडवांटेजेस है कि इसमें नॉन स्पेसिफिकली प्राइमर बाइंड करता है, ठीक है, जो अफेक्ट करता है एक्यूरेट रीड आउट ऑफ द डीएनए सीक्वेंस, ठीक है। सो ये था कि जो सैंगर सीक्वेंसिंग मेथड है वो क्या होता है, वो किस तरह से काम करता है, ठीक है, और इसके कौन कौन से के फीचर्स है, इसके क्या एडवांटेजेस है और इसके क्या डिसएडवांटेजेस है। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।